कहा गया था कि कुछ लीगल प्रोसीड्यूर कंप्लीट करने के बाद ही शेख हसीना को देश में लौटाने का जो बात वो किया जाएगा। और अभी जो दिखाई दे रहा है कि एकदम रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो सर्कुलेट किया गया है, और शेख हसीना को देश में लौटाने के लिए किसी भी हद तक ये मोहम्मद यूनुस का जो गवर्नमेंट वो जा सकता है, ऐसा पहले भी इंगित दिया गया था और अभी वो काम में भी हो रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये रेड कॉर्नर नोटिस जो इश्यू कर दिया गया है, इसमें भारत के खिलाफ जिस तरीके का एक प्रोपागेंडा अभी बांग्लादेश में चल रहा है, उसी का नतीजा भी हो सकता है। क्योंकि शेख हसीना को भारत की तरफ से शरण दिया गया है, और इसी के कारण में वो लोग शेख हसीना को जल्द से जल्द देश में लौटाने का जो कोशिश वो करने का प्रयास अभी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो इस जगह में अगर भारत की तरफ से कोई रोक तैयार किया जाए तो बांग्लादेश को एडवांटेज मिल सकता है, और बांग्लादेश की तरफ से इसी मौके का तलाश अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। तो एक तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो कट्टरपंथियों है, या तो जो छात्र नेता है जिसकी तरफ से ये आंदोलन किया गया था अगस्त महीने का 5 तारीख तक जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन जो लोग किए थे उन लोगों का एक ही मकसद था कि शेख हसीना को बांग्लादेश में लेके आके बांग्लादेश में उनके खिलाफ में सजा सुनाया जाए, और बांग्लादेश में ही शेख हसीना को सजा दिलाया जाए। और इसी वजह से शेख हसीना को लौटाना मोहम्मद यूनुस के सामने एक चैलेंज था, और मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द शेख हसीना को देश में लौटाया जाएगा और उनके खिलाफ में जो कार्रवाई किया जाएगा। यानी 5 अगस्त तक जिस तरीके से बांग्लादेश का हालात हुआ था, जिस तरीके से बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक मौत का घटना घटा था, उसका पूरा जिम्मेदार शेख हसीना है, ऐसा ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी कहा गया था। और अभी शेख हसीना को देश में लौटाकर उनके खिलाफ में जो कार्रवाई वो किया जाएगा, ऐसा ही इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है लगातार, लेकिन इसके साथ भारत को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। कल ही एक बयान सामने आया था जिसमें बांग्लादेश ने अब ये कहना शुरू कर दिया है उनकी तरफ से कि भारत भी कुछ लोगों के वहां पर गायब होने के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। तो भारत और शेख हसीना को लेकर क्या मोहम्मद यूनुस अब एक ऐसा स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं जहां वो सीधे सीधे भारत सरकार से टकराने की कोशिश कर रहे हैं? रैनिक, हाँ, एकदम ही भारत सरकार से टकराने का जो कोशिश वो अभी से नहीं, वो अगस्त महीने से लगातार इंटरिम गवर्नमेंट का तरफ से, या तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ भारत और बांग्लादेश जो सीमा है उस जगह पर एक तनाव का माहौल तैयार करना, दूसरी तरफ शेख हसीना को लेकर अभी बांग्लादेश की तरफ से भारत को घेरने का जो कोशिश वो भी अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है उसमें से साफ है कि शेख हसीना को लौटाना मेन मकसद है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या मोहम्मद यूनुस, दोनों को ये मालूम है एकदम कि भारत की तरफ से शेख हसीना को शेल्टर देकर रखा गया है। तो भारत की तरफ से, भारत में जब शेख हसीना का शेल्टर है तो शेख हसीना को भारत से लौटाना यही अभी मेन मकसद है। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर देखेंगे तो छात्र नेता की तरफ से एक बयान दिया गया था कि अगर भारत चाहेगा बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन बजाय रखने के लिए तो शेख हसीना को लौटाना पड़ेगा। अगर एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एकदम टारगेट करके चैलेंज दिया गया था कि अगर प्रधानमंत्री चाहे, भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में आए और देखे कि किस तरीके से शेख हसीना को हम लोग ट्रीट करते हैं। इस तरीके का जो बयान, ये बयान भी सामने आया था। यानी एकदम बांग्लादेश का जो कट्टरपंथियों है उनके एकदम नजर में है शेख हसीना, और उसके साथ साथ ही शेख हसीना को लौटाना मीन्स बांग्लादेश के साथ भारत का जो एक टसल चल रहा है उसमें बांग्लादेश को एडवांटेज पहुंचाना, ये इस तरीके का एक मेंटेलिटी भी अभी बांग्लादेश में सेट हो चुका है। और फिलहाल जो मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट, उनके पास भी यही चैलेंज है कि जो कट्टरपंथियों है और जिसका निशाना पर शेख हसीना है, उनके हाथ पर शेख हसीना को किसी भी हालत में पेश कर देना, और वो चाहे भारत से दुश्मनी फैल लेने के लिए हो या भारत के साथ रिलेशन हटाकर शेख हसीना को लेके आके उन लोगों के हाथ में सौंप देना ही अभी इंटरिम गवर्नमेंट का जो मेन लक्ष्य वो दिखाई दे रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख हसीना के लिए अभी
इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि रेड कॉर्नर जो नोटिस जारी किया गया है, इसके अगेंस्ट में अभी भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेप लिया जाएगा कि नहीं। शेख हसीना भारत में जो शेल्टर में है, तो उसी के तहत भारत सरकार की तरफ से ये रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर कोई स्टेप लिया जाएगा कि नहीं, इस बारे में भी अभी नजर रखना पड़ेगा। इस बारे में नजर रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या हालात है, ये जरूर बताइए रैनिक। देखिए, बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर लाइन है उसमें एक तनाव का माहौल तैयार हुआ है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर में बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से आर्मी को हाई अलर्ट में रखा गया है, बीजीबी को हाई अलर्ट में रखा गया है, TB2 ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एकदम साफ है बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर लाइन 4000 किलोमीटर के ऊपर विस्तृत है, उस बॉर्डर लाइन में एक तनाव का माहौल अभी पैदा करके रखा गया है मोहम्मद यूनिस की तरफ से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर में हर दिन इन्फिल्ट्रेशन का जो कोशिश लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले भी BSF की तरफ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश बांग्लादेश से किया जा रहा था। इसके पहले भी करीब अगर देखा जाए तो ये दिसंबर महीने में करीब 10 के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश BSF की तरफ से नाकाम किया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस जिस एरिया में फेंसिंग नहीं है, उस जगह में हाई अलर्ट अभी BSF को रखा गया है, क्योंकि उसी जगह से जो इन्फिल्ट्रेशन वो उसका कोशिश किया जा रहा है, अभी ये नजर में आ रहा है। तो एक तरफ बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसमें एक तनाव का माहौल तैयार करके रखा गया है। TB2 ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, बीजीबी को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, यानी भारत के साथ एक जंग छेड़ने का जो तैयारी वो बांग्लादेश की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, को देखते हुए बांग्लादेश का जो हिंदू है वो बांग्लादेश छोड़कर अभी भारत में आने का कोशिश कर रहे हैं, वो इलीगल तरीके एक बात से तो रहने का आपसे समझ में आ रही है, वहां के हिंदुओं को वहां से भगाने और निकालने की कोशिश बांग्लादेश की सरकार की इस सॉफ्ट चेहरे को सामने रखकर, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, पूरी तरीके से की जा रही है। और साथ ही शेख हसीना को किसी भी तरीके से पनिश करने और जेल की सलाखों पर डालने की कोशिश लगातार दिख रही है। फिलहाल के लिए रैनिक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश में इस वक्त सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारी यानी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दुनिया में किसी से छिपा नहीं। हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों पर हमले कट्टरपंथियों के उकसावे पर हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यह सब यूनुस को भी अच्छा लग रहा है। इसी यूनुस ने मीडिया से कहा था कि हिंदुओं पर हमले कहां पर हुए, मुझे बताइए। इसी यूनुस ने भारतीय विदेश सचिव के दौरे के बाद माना कि 88 हमले हुए हैं, लेकिन यहां भी झूठ। भारत सरकार ने बताया कि अब तक 2200 हमले हो चुके हैं। सवाल यह भी, क्या यूनुस इसे भी प्रोपेगेंडा कहेंगे? क्या कट्टरपंथी सरकार चाहते हैं बांग्लादेश में? शेख हसीना से इनकी पुरानी खुन्नस है, क्योंकि 2011 में शेख हसीना ने घोटाले के आरोप के बाद इन्हें ग्रामीण बैंक से हटा दिया था। इन पर 174 मामले दर्ज हुए थे। जनवरी 24 में 6 महीने की जेल की सजा भी हुई, और ठीक 7 महीने बाद हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। सबसे अधिक फायदा जिसको हुआ उसका नाम मोहम्मद यूनुस है, और इसीलिए उसके मुंह से, उसकी हरकतों से जहर ही निकल रहा है, और किसी तरीके से समीकरण बैठाते हुए अंतरिम सरकार का मुखिया बन बैठा। ध्यान से समझा जाए तो यूनुस शुरू से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। नागरिक शक्ति के नाम से राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। उस समय तो मंसूबा पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब हो चुका है। दरअसल यूनुस का कट्टरपंथ पर उन पर आरोप है, इसलिए कि जमाते इस्लामी पर उन्होंने बैन को हटाया, ABT के चीफ रहमानी को रिहा कराया, राष्ट्रपति भवन से मुजीब की फोटो हटवाई, कहां से नहीं हटवाई, मूर्तियां तुड़वाई। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर मोहम्मद यूनुस को मुंह में दही जमाना अच्छा लगता है। हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, लेकिन कट्टरपंथियों की कठपुतली बना हुआ यह शख्स कुछ नहीं करता दिखा। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर ब्रिटेन के सांसद नाराजगी जाहिर करते हैं, तुलसी गाबार्ड बोलती हैं, यूएस की नई आने वाली सरकार बोलती है, लेकिन खामोश यूनुस अशांत और हिंसाग्रस्त बांग्लादेश को अपने हक में एक रिपोर्ट छपवा देते हैं। द इकोनॉमिस्ट कहता है, और ये यूके का एक टैब्लॉइड या अखबार कह सकते हैं, शायद मोहम्मद यूनुस जैसा ही इकोनॉमिस्ट ये भी होगा, कि 2024 में
दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क कौन सा है? बांग्लादेश है। क्या आप जानना चाहेंगे? चलिए एक रिपोर्ट देख लीजिए। यूनुस का प्रोपोगेंडा, जमात का एजेंडा, जमात के आगे सरेंडर, यूनुस झूठ का सिकंदर। कट्टरपंथी यूनुस एक, चुनाव में क्यों देर? रिपोर्ट का सहारा, यूनुस बन गया बेचारा। दुनिया भर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों की तस्वीरें देखी, कत्लेआम की कहानी सुनी, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की तस्वीरें अखबारों की सुर्खियों में हैं, महिलाओं की आजादी पर पहरा है। लेकिन मियां यूनुस हैं कि वो अपनी इमेज सुधारने में लगे हुए हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। बांग्लादेश में सब कुछ बेहतर चल रहा है, उसका परपंच गढ़ रहे हैं। कट्टरपंथियों और जमातियों की करतूतों पर पर्दा डालने में जुटे हैं। इसके लिए मियां यूनुस मीडिया रिपोर्ट्स का सहारा ले रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट यूके के मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट ने छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को साल का सबसे बेहतर देश बताया गया है। बांग्लादेश ने पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। शेख हसीना की सरकार को हटाने का समर्थन किया है। छात्रों ने एक तानाशाह और दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंका। शेख हसीना को एक दमनकारी शासक बताया गया। रिपोर्ट में जहां एक ओर यूनुस की इमेज बनाने की कोशिश की गई है, तो वहीं बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी को आक्रामक बताया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार की तारीफ करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस सरकार को छात्रों, सेना, व्यापारियों और नागरिकों का समर्थन हासिल है। यूनुस ने अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से संभाल रखा है। दुनिया भर में मोहम्मद यूनुस की किरकिरी हो रही है, अल्पसंख्यकों में उबाल है। लेकिन पाकिस्तान की राह पर चलने वाले मियां यूनुस कुर्सी हिलते देख डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत रिपोर्ट छपा रहे हैं। बांग्लादेश की आवाम सहित पूरी दुनिया को गुमराह करने में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत से तनाव की खबरों के बीच बांग्लादेश की फौज भारत से युद्ध की तैयारी कर रही है और अब बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन वाली साजिश भी सामने आई, जिसके बाद भारत ने भी ड्रोन तैनात किए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पास नहीं आ रहा है बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस की हिमाकत तो देखिए। भारत से जंग लड़ना चाहता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की किलर ड्रोन वाली साजिश। बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदा घातक ड्रोन, कर दिया सीमा पर तैनात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। बांग्लादेश के अंदरूनी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार में हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। खबरों के अनुसार भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश की फौज भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है और अब बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर तुर्की में बने ड्रोन को तैनात कर दिया है। बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए रणनीतिक कदमों के जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश सीमा के पास अपने मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि ड्रोन को तैनात कर दिया है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश ने उसी क्षेत्र में तुर्की में बने बायराक्टर TB2 ड्रोन को तैनात किया है, जो दोनों देशों के बीच सीमा सर्विलांस और सिक्योरिटी के हालात को बयान करता है। बांग्लादेश ने हाल ही में TB2 ड्रोन को खरीदा है, जो जासूसी और हमले में माहिर ड्रोन है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में TB2 ड्रोन को पश्चिम बंगाल के पास तैनात किया गया है, जो अपनी संवेदनशीलता के कारण रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चिकन नेक गलियारे के पास है, जो भारत के उत्तर पूर्व को बाकी देशों से जोड़ता है। हाल के दिनों में भारत बांग्लादेश की सीमा के पास TB2 ड्रोन को कई बार देखा जा चुका है। पश्चिम बंगाल के साथ ही मेघालय की सीमा के पास भी बांग्लादेश का ड्रोन नजर आ चुका है और अब इसके जवाब में भारत ने अपनी निगरानी उपायों को बढ़ाते हुए ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिनमें संभवतः हिरोन TP या अन्य स्वदेशी ड्रोन शामिल हो सकते हैं। इस कदम का मकसद TB2 ड्रोन से संभावित खतरे या खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं का मुकाबला करना है, जो सीमा क्षेत्र में आ सकती है। अब आइए TB2 ड्रोन की खासियत भी जान लीजिए। TB2 ड्रोन तुर्की में विकसित किया गया है और ये अपने आकार और उड़ान क्षमता में बहुत प्रभावशाली है। ये ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस है, जो आधुनिक टैंकों और सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती है। इसके पास 24 घंटे से ज्यादा की उड़ान क्षमता है। इसके साथ ही इसमें उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे और लेजर सिस्टम होते हैं।
जो दुश्मन के इलाके में गहराई से घुसकर खुफिया जानकारी हासिल करने और हमला करने में सक्षम बनाते हैं। सीमा के दोनों ओर एडवांस्ड ड्रोन की मौजूदगी बढ़ी हुई सर्विलांस एक्टिविटी का संकेत देती है। भारत के लिए इसका मतलब है कि सीमा पर गतिविधियों की बेहतर निगरानी, जिसमें संभावित घुसपैठ या तस्करी शामिल है। भारत ने ड्रोन की तैनाती को बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रीय देशों के लिए एक रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की तैयारी और ताकत को दिखाता है। जिस तरह से अपनी हरकतों से बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा है, उसने बॉर्डर पर किलर ड्रोन की तैनाती कर रखी है। ऐसे में लगता है कि भारत भी बांग्लादेश की साजिश को भलीभांति समझ चुका है और संभावित खतरे को देखते हुए भारत भी पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अगरतला रेलवे स्टेशन से 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, कोलकाता जाने की तैयारी में थे ये तीनों, लेकिन ये सिर्फ 3 हैं जो वहां से गिरफ्तार हुए हैं। बहुत सारे चोरी छिपे भारत में आकर पहले से ही बैठ गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश ने रुख भारत के खिलाफ कड़ा करने की कोशिश दिखाई है, भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। ऐसे घुस रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा जाना जरूरी है, इन्हें समय पर वहां पहुंचाना जरूरी है कि ये भारत में घुसकर किसी आतंकवादी हरकत को अंजाम दे, क्योंकि फिलहाल मोहम्मद यूनुस के दिमाग में नफरत भरी है भारत के लिए। हालांकि भारत से उसे 5 लाख टन चावल चाहिए अपने भूखे पेट में डालने के लिए, जिससे भारत को एक बार फिर से गाली दे सके, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ये गुर्गे जो भारत में अब आना शुरू हुए हैं, इन्हें सलाखों के पीछे भेजना ही सही कदम इस वक्त नजर आता है। 3 को अगरतला पुलिस स्टेशन से पकड़ा गया है। सभी बॉर्डर के इलाकों में इसी तरीके की सख्ती है। ऐसे घुसने वाले हर बांग्लादेशी को अगर वो जमात से जुड़ा है तो उसको सलाखों के पीछे ही पहुंचाना चाहिए, लेकिन वहां के अल्पसंख्यक जो खुद वहां पर हत्या आगजनी का शिकार हैं, उन्हें बचाने की जरूरत समझ में आती है। उधर पाकिस्तान का रुख करते हुए, जहां पर पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इमरान के समर्थकों को कड़ी सजाएं सुनाई जा रही हैं। अब पाकिस्तान में कयास लग रहे हैं कि क्या कार्यकर्ताओं को सजा दिलाना एक बहाना है, असल मकसद इमरान को फांसी की सजा दिलवाना है। देखिए रिपोर्ट। जेल में कैद कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है, या शब्दों को बदलकर यूं कहूं कि इमरान को जल्द फांसी की सजा मिलने वाली है। तो आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। इमरान को फांसी पर लटकाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मुनीर और शहबाज पूरी रणनीति के साथ इमरान को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल पाकिस्तान की सैन्य अदालतों ने 9 मई 2023 के दंगों के कसूरवारों को सजा सुनानी शुरू कर दी है। अदालत ने प्रोटेस्ट की आड़ में दंगा फैलाने वाले 25 लोगों को 2 से 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों परेशान लग रहे हैं। इमरान खान ने तो पूरी रात बेचैनी के आलम में गुजारी, रात में खाना भी नहीं खाया। तड़के तो उठे, लेकिन नाश्ता करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इमरान को आभास होने लगा है कि अब जेल में भी रहना दुश्वार हो चुका है। पिछले साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पूरे पाकिस्तान में जमकर जबरदस्त बवाल मचा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। दंगों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया और इमरान को इस अटैक का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इस मामले में 25 लोगों को 2 से 10 साल तक का कारावास की सजा सुनाई गई है। तो वहीं इमरान खान ने शहबाज हुकूमत के सभी इल्जामों को पहले से ही खारिज कर दिया। इमरान के मुताबिक हमले उन्होंने नहीं, बल्कि खुद सेना ने करवाए थे। ये सारा अटैक लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था। असल में इमरान का आरोप है कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ दोबारा सेना की गुड बॉय में आ चुके हैं।
इसके जरिए दोबारा सत्ता में आना चाहते थे। सारी चीजें समझकर प्लानिंग के साथ हुई थी और उन्हें फंसा दिया गया ताकि उनकी पार्टी सत्ता से दूर हो जाए। वही सेना ने इस घटनाक्रम को राष्ट्र को इंसाफ देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और उन सभी लोगों को एक कड़ा संदेश दिया जो निजी स्वार्थों की तरफ से शोषित हैं, उनके राजनीतिक प्रचार और मादक झूठ के शिकार हो गए हैं। भविष्य में कभी भी कानून को अपने हाथ में ना ले, इसमें मास्टरमाइंड को दंडित करने का इरादा दिखाया गया है। न्याय तभी होगा जब 9 मई की त्रासदी के मास्टरमाइंड और योजनाकारों को संविधान और देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। मतलब साफ है कि सेना को 25 लोगों की सजा से संतुष्टि नहीं मिली है, बल्कि इमरान खान को सजा दिलाना असल मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।